हेलो, कैसे हैं आप सब। आज की इस नई वीडियो में जो कि है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उसका पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जैसा कि आप इसका नाम देख सकते हैं, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट की लाइफ कितनी होती है। मतलब हमें पढ़ना है कि प्रोडक्ट की लाइफ कैसी होती है। वो कुछ स्टेजेस से गुजरता है। जैसे प्रोडक्ट मार्केट में आया, उसके बाद से वो कुछ कुछ ऐसे स्टेजेस से गुजरता है, फिर वो प्रोडक्ट डिक्लाइन, मतलब मार्केट से बाहर हो जाता है, या बिकना बंद हो जाता है, या प्रोडक्शन बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये हम पढ़ना है। ये एक मंथ भी हो सकती है, एक वीक भी हो सकती है, कई साल भी हो सकते हैं प्रोडक्ट के मार्केट में आके मार्केट से बाहर जाने में। कई प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कुछ कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि कोई फ़ैन है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ये इन टाइप के गुड्स होते हैं। इनकी क्या कहते हैं, लाइफ क्या होती है। ठीक है, तो हम ये अब देखिए, ये एक थ्योरी है जो कि कहती है कि एक इंट्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्ट का ग्रोथ होगा, फिर एक मेच्योरिटी स्टेज आएगी जहाँ पे प्रोडक्ट की, मतलब चलो आगे बढ़ेंगे, सैचुरेशन स्टेज आएगी, फिर डिक्लाइन हो जाएगी। अब ये होता क्यों है? ये होता है कि जो प्रोडक्ट की नीड है वो डिसअपियर हो जाएगी। पहली देखो, जो ऑथर है वो कहते हैं कि डिक्लाइन जो है वो होनी ही है। ठीक है, वो इनएविटेबल है। और ऐसा क्यों है? इसके 3 रीज़न उन्होंने दिए हैं। एक पहला रीज़न है कि प्रोडक्ट के नीड ख़त्म हो जाएगी एज़ पर टाइम। जो जैसे जैसे टाइम जाएगा ख़त्म होगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, वैसे वैसे प्रोडक्ट की नीड भी ख़त्म हो जाएगी। फिर एक सेकंड यहाँ पे पॉइंट दिए हैं कि एक उससे अच्छा, यानी बेटर, या तो उससे अच्छा या लेस एक्सपेंसिव, या उससे सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा। और तीसरी एक इसमें रीज़न है कि एक जो कॉम्पिटिटर है वो मार्केटिंग अच्छी कर देगा, यानी प्रमोशन एडवर्टीज़मेंट अच्छी कर देगा, तो आपकी प्रोडक्ट मार्केट से डिसअपेयर हो सकती है। तो कोटलर का कहना है कि द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो एक अटेम्प्ट है किस चीज़ का? रिकोगनाइज डिस्टिंक्ट स्टेजेस इन सेल्स हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के सेल्स हिस्ट्री में डिफरेंट स्टेजेस को दिखाता है। ठीक है, अब कौन से स्टेजेस हैं? ये 5 स्टेजेस हैं, 1 2 3 4 5, एक एक करके पढ़ते हैं। इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है यहाँ पे डेवलपमेंट स्टेज, यानी कि कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो होता है इंट्रोडक्टरी स्टेज में। ठीक है, तो या तो कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया, या तो कोई पुराना ही प्रोडक्ट है लेकिन उसमें कुछ नए इनोवेशंस ऐड हुए हैं, कुछ नई फंक्शंस ऐड हुए हैं ताकि वो मार्केट में बिकेगा। और जैसा कि आपको सबको पता है कि मार्केट में आने से पहले ही प्रोडक्ट बहुत सारे स्क्रीनिंग से और पायलट मॉडल से और टेस्ट से गुजरता है, तो जो प्रोडक्ट है वो पहले से बेटर ही होता है। तो और जब कोई प्रोडक्ट नया है मार्केट में, तो उसके लिए कोई कंपटीशन भी मतलब लगभग ना के बराबर कंपटीशन होता है। अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आती है तो उसके लिए ना के बराबर कंपटीशन होता है। तो शुरुआत में जो होता है वो आप यहाँ पे इस ग्राफ में देख सकते हैं। देखिए, शुरुआत में जो होता है इंट्रोडक्शन स्टेज पे, जो सेल्स है, ये सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ती है ऐसे यहाँ से। ठीक है, लेकिन मार्जिन बहुत कम रहता है। मार्जिन अभी ग्रोथ स्टेज में आएगी। पहले प्रोडक्ट सस्ता होना ज़रूरी है, तभी तो लोग खरीदेंगे। और जब जैसे जैसे सेल्स बिकेगी, मतलब सॉरी जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रॉफिट मार्जिन ये बढ़ता जाएगा। यहाँ यहाँ देखिए, ये मार्जिन है। ठीक है, तो अब सेकेंड स्टेज क्या है? सेकेंड स्टेज है ग्रोथ। मतलब पहला स्टेज इतना ही कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया और वो सेल्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि जब बहुत देखिए अचानक से प्रोडक्शन तो इसे 10 गुना हो नहीं जाएगा, धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ता है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे सेल्स भी बढ़ेगी। तो सेल्स चूँकि लिमिटेड प्रोडक्शन था तो लिमिटेड एरिया में सेल्स हो रही है, यहाँ पे लिखा है। और टारगेट मार्केट को ढूंढना, फिर लोगों को एडवर्टाइज़ कराना, कंपनीज एडवर्टाइज़ कराएंगी, फिर लोग क्या कहते हैं, सेल्समैन जो होंगे वो जा जा के बेचेंगे सामान को। ठीक, तो यही चीज़ है, ये होता है इंट्रोडक्शन स्टेज में। ठीक, और डेवलपमेंट स्टेज भी कह सकते हैं इसको। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि जब जो प्रोडक्ट है वो सफिशिएंट, मतलब प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल हो जाता है कि अब बिकने लायक हर जगह अवेलेबल है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो सेल्स का कर्व है बढ़ने लगता है। ठीक है, द सेल्स एंड अब जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी वो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और तेज़ी से बढ़ता है कभी कभी तो। ठीक है, अब जब यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रॉफिट बढ़ेगा, कोई प्रोडक्ट है, देखो एक मार्केट है, इसमें कई सारे लोग होते हैं, तो एक ऐसा इंसान है जो कि प्रोडक्ट ने इंट्रोड्यूस किया और वो बेचने लगा। तो जब दूसरे लोग देखेंगे कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें हम भी क्यों नहीं
पैसा कमाते हैं। तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो एंटर करेंगे मार्केट में। जब कॉम्पिटिटर्स एंटर करेंगे और सेम प्रोडक्ट को डिज़ाइन करके सेम बेचेंगे तो भाई क्या होगा, सेल्स जो होगा वो दूसरे का भी होने लगेगा। तो प्रॉफिट मार्जिन जो पहले वाले सेलर का है यानी मेरा है वो घट जाएगा, क्योंकि दूसरे भी तो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं सेम प्राइस पे, तो प्रॉफिट मार्जिन मेरा घट जाएगा। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल इंट्रोड्यूस होगी। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या है, यानी मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन होगा और सेल्स नॉर्मल स्केल पे चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन सेल्स तभी भी धीरे धीरे बढ़ेगा ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ में, सेल्स ग्रोथ पीरियड में भी सेल्स बढ़ेगी ही, ठीक है। ये है एट क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रेट बढ़ रही है यहाँ पे, एट अ इंक्रीजिंग रेट शायद, हाँ, फिर एट अ डिक्रीजिंग रेट बढ़ रही है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि जैसे जैसे जो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बढ़ते जाएंगे तो ये जो सेलर्स हैं जो पहले से सेल कर रहे हैं ये अब बाय माई ब्रांड स्ट्रेटजी पे चले जाते हैं। बाय माई ब्रांड और बाय माई प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि अगर एक प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट फेमस है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हल्दीराम भुजिया है, ठीक है। हल्दीराम भुजिया बहुत फेमस है, वो सिर्फ भुजिया भी कह दो तो लोग समझते हैं कि हाँ वो हल्दीराम भुजिया ही कहना चाह रहा है। तो और बाय माई ब्रांड क्या होता है, आप हल्दीराम्स की प्रोडक्ट्स खरीदो, मतलब जो सेलर है वो एक प्रोडक्ट पे फोकस ना करके अब ये दिखाता है कस्टमर्स को कि हाँ भाई मेरा ब्रांड ज़्यादा अच्छा है, आप मेरे ब्रांड से लो, क्योंकि भाई प्रोडक्ट में सिमिलैरिटीज़ आ जाएंगी। तो अब उसके पास बचेगा क्या अलग से दिखाने के लिए, तो ब्रांड अब शो अप करेगा वो। तो ये है ग्रोथ स्टेज। अब मार्केट मैच्योरिटी स्टेज क्या है, तो सेल्स तो बढ़ेगी लेकिन अब डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ने लगी। यानी कि देखो डिक्रीजिंग रेट और इंक्रीजिंग रेट क्या होता है, जब सेल्स बढ़ रही थी और बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, यानी कि अगर हर महीने सेल्स 10% इंक्रीज़ हो रही थी, तो अब पहले क्या था, मतलब 100 से 110 हो गया, फिर उसका 10% 121 हो जाता। लेकिन अब क्या होगा कि डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ करेगी, यानी कि 10% नहीं करेगी, अब 8 या 7% इंक्रीज़ करेगी। इंक्रीज़ तो कर रही है अभी भी लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। अब पहले 10 होगा फिर 9% हो जाएगी, जैसे जैसे कॉम्पिटिटर्स बढ़ते जाएंगे आपकी सेल्स घटती जाएगी। तो जो सेल्स है वो होगी लेकिन स्लो होती जाएगी धीरे धीरे। तो जैसे जैसे स्लो होगी जो प्रॉफिट होगा वो बहुत कम हो जाएगा, और क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर भी बढ़ने लगेगा। प्रॉफिट घटेगा तो भाई कॉस्ट तो ऑब्वियसली आपकी उतनी ही है ना, तो आपको होने लगेगा थोड़ा मोड़ा लॉस। तो कह सकते हैं तो जो मार्जिनल प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि जो बहुत कम मार्जिन पे प्रोडक्शन कर रहे थे पहले, तो चूँकि भाई तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे, उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कम मार्जिन पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो हो जाएंगे मार्केट से बाहर, क्योंकि भाई अब लॉस तो करेंगे नहीं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस कंपटीशन बढ़ेगा। अब प्राइस कंपटीशन बढ़ने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट सेम है, लोग बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे मार्जिन्स घटती जाएंगी। तो या तो कुछ लोग बाहर हो जाएंगे और या तो प्राइस और नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तो अब नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे मैन्युफैक्चरर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई जो है वो एक्सीड हो जाएगी डिमांड को। अब उतनी डिमांड रह नहीं जाएगी, धीरे धीरे एक टाइम आएगा जहाँ पे डिमांड घटती जाएगी। तो अब वहाँ पे सप्लाई अब क्या करता है जो सेलर है, वो एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़्यादा करता है, सेल्समैन से एफर्ट्स लगवाता है कि हाँ बेच ही डालो, चलो कम मार्जिन पे ही बेच देते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, मैच्योरिटी में क्या है, सेल्स तो बढ़ रही है, ठीक है, ये सेल्स यहाँ है, और लेकिन ये प्रॉफिट यहीं तक है, ये प्रॉफिट मार्जिन ये देख रहे हो। यहाँ पे क्या था ग्रोथ में, ये प्रॉफिट मार्जिन इतना था, ये है कॉस्ट। जहाँ तक मैं सही बता पा रहा हूँ, अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो भाई माफ़ कर दीजिएगा। तो अब ये है मैच्योरिटी स्टेज, यानी इसमें क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है, सेल्स बढ़ती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगी सेल्स, तो जो प्रॉफिट है वो घटेगा। तो अब प्रॉफिट घटेगा तो कुछ लोग बाहर हो जाएंगे, या तो कुछ लोग बाहर हो जाएंगे या तो प्राइस और घटेगा, जब और घटेगा तो फिर कुछ और लोग बाहर हो जाएंगे। तो अब लोगों को अब क्या कहते हैं, सेलर्स को लगेगा कि नहीं अब इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तो इसमें सप्लाई ज़्यादा कर दो तो प्रॉफिट क्या कहते हैं कॉस्ट घटेगी। तो और एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा करवाओ और सेल्समैन से एफर्ट लगवाओ, तो डिमांड स्टिमुलेशन क्रिएट करो और सामान बेच दो। और सैचुरेशन स्टेज क्या होता है, सैचुरेशन स्टेज जैसा कि इसका नाम है सैचुरेशन, ठीक है। अब
जैसे जैसे सेल्स, यहाँ पे देखिए आप ग्राफ में देख सकते हैं कि जब सेल्स एक मैच्योरिटी स्टेज के बाद सैचुरेशन स्टेज में जाती है तो वो इंक्रीज़ तो होती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ होती है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है बहुत कम हो जाता है यहाँ पे आके। ठीक है, तो ये जो सैचुरेशन स्टेज है वो दो तरीके से इफेक्ट करता है, एक ड्यूरेबल्स को, एक नॉन ड्यूरेबल्स को। जो ड्यूरेबल्स होते हैं वो उन्हें अपने जो अप्लाई क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स हैं उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है या तो इम्प्रूव करना पड़ता है। ओनर्स ऑफ ड्यूरेबल्स लाइक ऑटोमोबाइल्स एंड अप्लायंसेज आर बॉम्बार्डेड विद प्लीज टू ट्रेड देयर इन देयर प्रेजेंट पोजीशंस फॉर न्यू एंड इम्प्रूव्ड मॉडल्स। ठीक है, उन्हें इम्प्रूवमेंट्स करने पड़ते हैं। लेकिन जो नॉन ड्यूरेबल्स हैं सैचुरेशन स्टेज में भी उन्हें उनका सामान बिकता ही रहता है। ठीक है, तो ये जो कर्व है ये शो करती है कि सब इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। जो प्रोडक्ट है वो मार्जिन तो कम करता जाएगा लेकिन बिकेगा ज़रूर। और प्रॉब्लम्स आती हैं नॉन ड्यूरेबल्स ड्यूरेबल्स को। तो क्या कहते हैं, कहने का सिंपल सा मतलब है सैचुरेशन स्टेज एक स्टेज है जहाँ पे जो सेल्स हैं अब वो और तेज़ी से डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ करने लगती हैं, और जो ड्यूरेबल्स के ओनर्स हैं, जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के ओनर्स हैं उन्हें इम्प्रूवमेंट्स करने पड़ते हैं, और जो नॉन ड्यूरेबल्स हैं वो हमेशा बिकते रहते हैं। अब जैसे कि अगर कोई नई फ़ोन आ गई, नया फ़ोन आएगा, जैसे जैसे नया फ़ोन आएगा उन्हें नए अपडेट्स करने पड़ेंगे, नए चीज़ों की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं। और जो नॉन ड्यूरेबल्स है, जो डेली कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, एफएमसीजी हैं, वो वैसे ही बिकते रहते हैं क्योंकि लोग फेवरेट अपने प्रोडक्ट्स को खरीदा। अब डिक्लाइन स्टेज क्या होता है? डिक्लाइन स्टेज का मतलब सिंपल सी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो सेल्स है वो अब गिरने लगेगा। एक 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 लिमिट आएगा कि अब सेल्स डिक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ नहीं करेगा, यहाँ से डिक्रीज़ करेगा, तो जो प्रॉफिट है वो और नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? इसके कई रीज़न्स होते हैं। या तो कोई इनोवेशन हो गया, या तो कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज आ गया। ठीक है, और जो बायर्स हैं वो अब पहले जैसा नहीं खरीद रहे हैं, यानी कि उनके जो कंज्यूमर बिहेवियर्स में चेंज आने की वजह से अब पहले से कम खरीद रहे हैं, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, और क्या कहते हैं उनको सेटिस्फाई ज़्यादा कर रहे हैं, तो सेल्स क्या होती है, नीचे चली जाती है। कॉम्पिटिटर्स जो हैं, जो लोग हैं, जो कई सेलर्स हैं, वो मार्केट से अपने प्रोडक्ट्स को बाहर कर लेते हैं क्योंकि कॉस्ट जो है वो बढ़ने लगती है। अब प्रॉफिट होगा नहीं तो कॉस्ट बढ़ेगी ना, तो जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेगी डिमांड और नीचे चला जाएगा। तो ये एक इनएविटेबल प्रोसेस है। ठीक है, और एडवर्टीज़मेंट जो है वो और बढ़ेगी ड्रेस्टिकली कट। अब हाँ सॉरी, जब कॉस्ट बढ़ेगी प्रॉफिट हो नहीं रहा है तो क्या होगा, जो एडवर्टीज़मेंट है और प्रोमोशनल एक्सपेंडिचर, यानी जो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो खर्चे किए जाते थे वो और कम हो जाएंगे, तो ये जो प्रोडक्ट है वो और मार्केट से कम हो जाएगा। तो ये सब मिला के क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो नीचे चला जाता है। अब कुछ लोग इसको, अब जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो सम स्टे विद द डाइंग प्रोडक्ट लिटिल लॉन्गर, कुछ ज़्यादा दिन चला लेती हैं प्रोडक्ट्स को, लेकिन उन्हें ऐसा मतलब क्लियर ही है कि वो नीचे जाएगा एक टाइम के बाद, तो प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएगा और वो प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सेम चीज़ वही लिखी है यहाँ पे एक पैराग्राफ में कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी पायनियरिंग स्टेज में होती है, एडवर्टीज़मेंट होती है, एक्सटेंसिव सेलिंग्स होती है, मतलब सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। और सेल्स क्या होता है, वो ग्रोथ स्टेज में जाता है। जब ग्रोथ स्टेज में जाता है वो बहुत ज़्यादा बिकने लगता है, कंज्यूमर्स उसे ख़रीदने लगते हैं, प्रोड्यूसर बहुत सारे आ जाते हैं। जब प्रोड्यूसर बहुत सारे आ जाते हैं तो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो घट जाता है, प्रॉफिट मार्जिन घटता है और साथ ही साथ प्राइस भी घटता है, और साथ ही साथ प्रोडक्ट भी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं क्योंकि प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स भाई क्या बता के बेचेंगे गुड के प्रोडक्ट्स को, मेरा कितना अच्छा कैसे अच्छा है उससे कंपेरेटिवली। आप कोई भी कस्टमर पुराने सेलर से आपके पास क्यों आएगा, कुछ आपको बताना पड़ेगा। अब क्या होता है, जो क्या कहते हैं, जो या तो आप क्या कहते हैं प्राइस घटाओ या तो प्रॉफिट घटाओ, तो दोनों ही घटेगी, दोनों ही लॉस है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, कॉस्ट, अब धीरे धीरे एक टाइम आता है जहाँ पे सिर्फ कॉस्ट ही रिकवर हो पाती है। फिर जो प्रोडक्ट है, कोई ऐसा नया प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट कर इनोवेशन आ जाता है मार्केट में, तो यही चीज़ है, फिर प्रोडक्ट वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। अब फैक्टर कौन कौन से हैं,
PLC यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को अफेक्ट करने वाले। तो जोएल डीन कहते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो एक कई चीज़ों से अफेक्ट होता है, जैसे कि टेक्निकल चेंज, रेट ऑफ मार्केट एक्सेप्टेंस, केयर ऑफ कॉम्पिटिटिव एंट्री। और यहाँ पे इस किताब में जो ऑथर है उन्होंने प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट्स को भी इंक्लूड किया है। तो टेक्निकल चेंज का मतलब, जैसा कि इसका नाम है, टेक्नोलॉजी में चेंज। जैसे जितनी जल्दी से टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा उतनी ही जो कोई भी प्रोडक्ट है वो उसका लाइफ स्पैन कम होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जब चेंज आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स होंगे, क्या कहते हैं, तो प्रोडक्ट्स नए नए इन्वेंट होंगे। इन्वेंट तो कम ही होते हैं, इनोवेट हो जाएंगे। तो जो लोग हैं वो नए प्रोडक्ट्स को खरीदने का टेंड करेंगे। और इसका उल्टा है, जहाँ जैसे जैसे अगर क्या कहते हैं टेक्निकल चेंज बहुत कम है तो जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे मार्केट, मतलब अगर कोई टेक्नोलॉजी में स्लो चेंज होती है तो वहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा दिन तक बिकेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट है रेट ऑफ मार्केट एक्सेप्टेंस। मार्केट एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, अगर जो प्रोडक्ट कस्टमर है वो प्रोडक्ट को वैसे ही एक्सेप्ट करता जाता है तो बढ़िया है, बिकेगा। और अगर जो मतलब कहने का मतलब है कि अगर जो कस्टमर है वो नए प्रोडक्ट्स को बहुत तेज़ी से एक्सेप्ट करता है, यानी उसे इनोवेशंस पसंद हैं, तो जो प्रोडक्ट है, जो सेलर है, वो अब जो प्रोडक्ट की लाइफ स्पैन है वो घट जाएगी ना, सिंपल सी चीज़ है। और जो अगर कोई कस्टमर है, इसका उल्टा अगर है, कस्टमर है जो कि प्रोडक्ट जो नए प्रोडक्ट है उनको ग्रेजुअली एक्सेप्ट करता है, ग्रेजुअली नहीं, धीरे धीरे। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं यार यही अच्छा है, अब नया प्रोडक्ट है उसे कौन पता क्या, उस पर रिस्क क्यों लेना, पुरानी है जो पहले से पता है उसको ले लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो शिफ्ट करना थोड़ा रेजिस्ट करते हैं, शिफ्ट करने में। तो उस टाइप के प्रोडक्ट्स को, उस टाइप के ब्रांड्स को थोड़ी सी आसानी होती, कह सकते हैं, थोड़ी सी बेनिफिट्स होती हैं, ठीक है। तो अब जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी एक्सेप्टेंस धीरे धीरे होती है उनके लाइफ स्पैन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सिंपल सी चीज़ है। और मार्केट एक्सेप्टेंस वो और भी चीज़ों से अफेक्ट होता है। एक तो क्या कहते हैं कस्टमर के नए प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस एक हो गया, दूसरा हो गया एजुकेशन लेवल। अगर जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ेगी आप अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ टेंड करने लगोगे। हाँ, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन जनरल थ्योरी है। और इकोनॉमिक कंडीशन अगर अच्छी होगी तो आप ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लोगे, ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स लोगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर अच्छी होती है तो ये सारी चीज़ें क्या है, अगर पैसा है आपके पास तो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो आप अच्छे एजुकेशन लेंगे। और अगर कहीं से आपको पैसा आ रहा है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया हो रहा है, या फिर एजुकेशन लेने की वजह से अगर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया हो रहा है, या फिर एजुकेशन लेने की वजह से आपका इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो रहा है, इंटर रिलेटेड चीज़ें। और जोग्राफिकल एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। वही चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकेगी, कोई चीज़ इंडिया में ही किसी और स्टेट में नहीं बिकेगी, ऐसे भी कई प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस कैसी है, कितनी तेज़ी से लोग बदल जाते हैं, मतलब, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एंट्री क्या है, अगर वो प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है या फिर नॉर्मल प्रॉफिट भी दे रहा है, तो उसमें अगर कॉम्पिटिटर्स बहुत तेज़ी से एंटर कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट की लाइफ स्पैन है वो घट जाएगी। और अगर बहुत कम कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत कम सेलर्स हैं, तो प्रोडक्ट की लाइफ स्पैन ऑब्वियसली है कि बढ़ जाएगी, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। सिंपल सी एकदम एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले लो कि अगर कोई कंपनी है, जैसे कि अगर कोई जैसे 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 टेस्ला है, ठीक है। टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, और अपने जो एरिया है जहाँ पे वो काम करती है वहाँ पे बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ़ कॉम्पिटिटर्स हैं। तो उसका जो कंपनी का लाइफ स्पैन है वो बहुत लंबा है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्टेड बाय पेटेंट्स। अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी कोई पेटेंट है तो वो 20 साल तक, आई गेस 20 या 25 साल तक पेटेंट होता है, तो उसको प्रोटेक्शन मिलता है पेटेंट की वजह से। तो ये भी एक बेनिफिट है, प्रोडक्ट की लाइफ को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होती है। चलिए, प्रोडक्ट प्लानिंग हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, फ्री है क्योंकि। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि भाई हाँ, एक कोई अच्छा है, काम कर रहा है, आप सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।